नमस्कार, मैं हूं शिखा शर्मा। स्वागत है आपका खबर 100 में। आइए रुक करते हैं अब तक की कुछ ताजा खबरों की ओर, लेकिन उसके पहले एक नजर अब तक की कुछ हेडलाइंस पर। सेक्स रैकेट का कुख्यात आरोपी पुलिस गिरफ्त में। पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से किया गिरफ्तार। चिड़ियाघर में चलाया जा रहा रोको टोको नियम, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील। ग्वालियर में मजदूर संघ धरने पर बैठा, उद्योगों व संस्थाओं के निजीकरण का हो रहा विरोध। दर्दनाक हादसे में रिक्शा चालक की हुई मौत, एक कार ने रिक्शा को जोरदार टक्कर मारी। बांग्लादेश से अगवा कर इंदौर लाई गई युवतियों को नशे के लिए एमडी ड्रग्स उपलब्ध करवाने वाले सेक्स रैकेट के कुख्यात सरगना सेंडो उर्फ सागर जैन इंदौर की विजयनगर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें, इंदौर में सबसे बड़ा सेक्स रैकेट संचालित किया जा रहा था। वहीं जब बांग्लादेशी लड़कियों को विजयनगर पुलिस ने रिहा करवाया तो सागर जैन का नाम सामने आया था, जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आई। पुलिस ने सागर जैन के घर दबीश दी तो वह पहले से ही भाग निकला और अपनी गर्लफ्रेंड के घर दिल्ली में रहने लगा। हालांकि पुलिस ने तकनीक का उपयोग करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने पिछले दिनों ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की है और अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़े हुए अनेक गिरोह, चाहे वो आर्म्स से ऑर्गेनाइज्ड आर्म्स के बेचने और ख़रीदने से जुड़ा हो, उनके बनाने से जुड़ा हो, अवैध शराब के परिवहन और विक्रय से जुड़ा हो, या किसी भी तरह के अन्य ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चाहे ड्रग्स वगैरह से जुड़ा हो, सभी मामलों में पुलिस ने बड़ी कार्रवाइयाँ की है। इसी में एक देह व्यापार से जुड़े एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ था, जिसमें कुछ बांग्लादेश की भी कुछ लड़कियों के जुड़े होने की खबर थी और उसमें यहाँ के लोकल स्थानीय तौर पे भी कुछ ऐसे एजेंट और कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो इस पूरे गिरोह का हिस्सा थे। उस पूरे मामले में पुलिस ने यहाँ के लगभग 20 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और इसमें बड़ी संख्या में जो एजेंट हैं, जो यहाँ से जुड़े हुए, जो इस गैंग से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, उनको बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया गया है। उसी का एक प्रमुख जो मास्टरमाइंड था वह अभी तक फरार था, उसे पुलिस ने दिल्ली से पकड़ा है। उसके गैंग से जुड़े कुछ अन्य साथियों की भी जानकारी ली है, पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। चिड़ियाघर प्रभारी द्वारा रोको टोको नियम चलाया जा रहा है। इस तहत सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क न लगाने वाले लोगों को रोको टोका जा रहा है। इसे लेकर चिड़ियाघर प्रभारी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान प्राणी को काफी ज्यादा स्वच्छ वातावरण और जंगल जैसा माहौल मिलने से काफी ज्यादा प्राणियों का प्रज्वलन हुआ है। जू प्रभारी उत्तम यादव की माने तो देश में कोरोना महामारी का असर आर्थिक स्थितियों पर तो पड़ा ही है, लेकिन इसका असर चिड़ियाघर में भी देखने को मिल रहा है। संग्रहालय में इस बार कोरोना को देखते हुए क्या गाइडलाइन तय की गई है सर? देखिए, जो जिला प्रशासन ने जो कोरोना को ध्यान में रखते हुए जो प्रोटोकॉल सेट किया है, उसी प्रोटोकॉल के तहत हम लोग यहाँ भी दर्शकों को अवेयर कर रहे हैं, जिसमें मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, एक जगह गैदरिंग नहीं होना। तो ये तो हम लोग इंटरनली जो हम लोग प्रीमाइसेस में कर ही रहे हैं। जो भी व्यक्ति बगैर मास्क के अगर दिखता है तो निश्चित रूप से रोको टोको अभियान भी हमारा है, जिसमें और गार्ड भी, हम लोग भी जब राउंड पर रहते हैं तो रोकते हैं। फिर भी कुछ लोग निश्चित कहीं ना कहीं लापरवाही ज़रूर कर देते हैं कि कान में लटका लेंगे, मुंह पे लटका लेंगे, लेकिन जो उसको फिट करने का या जो पहनने का जो एक तरीका है उस तरीके को फॉलो नहीं करते, तो हम लोग उनको भी अवेयर कर रहे हैं। साथ ही मेन गेट के ऊपर भी हम लोगों ने थर्मल गन लगा रखी है। कोई ऐसा विजिटर जिसको सर्दी, खांसी, जुकाम अगर और इसको टेम्परेचर अगर है तो निश्चित रूप से उसको हम लोग एंट्री नहीं देते। और टचलेस स्क्रीन की भी व्यवस्था हम लोगों ने गेट पे कर रखी है और ऑनलाइन टिकटिंग की व्यवस्था भी कर रखी थी। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जो कोरोना को सेट किया हुआ है, कोरोना को। इंदौर के लसूड़िया इलाके में देर रात नगर निगम के एक कर्मचारी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। पानी की टंकी के नीचे सीढ़ियों पर शव फंदे पर लटका हुआ मिला। सूत्रों के अनुसार मृतक की प्रेमिका ने मृतक के फोन न उठाने की बात कही, जिसके बाद परिजनों ने तलाश शुरू की। तब नगर निगम कर्मचारी का शव फांसी के फंदे में लटका हुआ मिला। लसूड़िया पुलिस के अनुसार मृतक नगर निगम में पदस्थ था। पुलिस का कहना है कि मृतक सुनील के मोबाइल कॉल की जांच की जाएगी। सर नाइट शिफ्ट थी इसकी, रात को 12 सुबह 6-8 बजे तक। तो उसके बाद नाइट में था ये, कब टंकी पे आया और कब गया
को पता नहीं। बाकी 3 बजे रात को आया था ये, तो हमारे पापा बाहर थे, पापा ने बोल बकरी, हमारा बकरी भी है, तो पापा बाहर बकरी को लेके आए थे, तो इतने में दिखा ये, तो ये दिखा तो पापा ने बोला क्या है वो टंकी तो भरी है आज, तो पापा बोलता हाँ टंकी भरी, राउंड पे आया हूँ। फिर ये मतलब 2-3 टंकी पे रहता है, रात को 54 टंकी, विजयनगर अपने बाम्बोसल दवाखाने के पीछे टंकी है ना, वो उस पर बैठता रात में। क्या नाम है? सुनील। क्या काम करते थे? कहाँ पे काम करते PHC में, नगर निगम में। मृतक हैं सुनील पिता रेवलनाथ सुरौले, उम्र 30 साल, निवासी 186 बाबू गांधीनगर इंदौर। इन्होंने कल अपने घर में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली, घर टंकी के नीचे, पानी की टंकी के नीचे, और घर वाले इनको अस्पताल लेकर आए थे, यहाँ पे मृत घोषित कर दिया है। सूचना पर मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। पता पड़ा है? कारण अभी नहीं मालूम पड़ा है, कुछ सुसाइड नोट या किस प्रकार? नहीं मिला है अभी। तो क्या कारण है? पारिवारिक विवाद को चलते अभी इस संबंध में मर्ग जांच की जा रही है, पीएम फार्म भर के पीएम कराया जा रहा है, उसके बाद बयान होंगे, आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ में क्या अभी पूछताछ नहीं की गई है अभी। गुरुवार को ग्वालियर में मजदूर संघ धरने पर बैठा रहा। इस दौरान सीटू के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास गोस्वामी ने कहा कि देश की जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई से खड़े किए गए और भारी मुनाफा कमाने वाले रेलवे, बैंक, बीमा, भेल, ONGC, PVVC सहित 46 प्रमुख सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों, संस्थाओं और बिजली रोडवेज सेवाओं को निजीकरण करके सरकार पूंजीपतियों के हाथों के कौड़ियों के दाम बेचने जा रही है। रामविलास गोस्वामी की माने तो सरकार ने बड़े बड़े पूंजीपतियों के बकाया लाखों करोड़ रुपए के कर्ज को बटे खाते में डाल दिया गया है और वे अरबों रुपए की रकम लेकर विदेश भाग गए हैं। आज 26 नवंबर को पूरे देश भर में आम हड़ताल है। कोरोना वायरस की आड़ में केंद्र सरकार ने जिस तरीके से हमारे देश के सार्वजनिक क्षेत्रों को, कोयला, बैंकें और तो और रेलवे को भी निजी हाथों में सौंपना शुरू कर दिया है। मजदूरों के लिए जो 26 कानून बने थे, 44 कानून बने थे, उन 44 कानूनों को खत्म करके केंद्र की सरकार है वो 4 कोड लाना चाहती है, मजदूरों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है। कोरोना वायरस की आड़ में ये सरकार है वो सब कुछ बर्बाद कर देना चाहती है। रोजगार है नहीं, आम जनता भूखों मर रही है, मजदूरों पर दमन है। तो इस सारे सवाल को लेकर और किसानों के लिए भी काले कानून लेके आ रही है। तो इस सवाल पर मजदूर पूरे देश भर में 25 करोड़ मजदूर सड़कों पर है। सरकार की इस नीयत के खिलाफ, सरकार की इन बेईमानी साजिशों के खिलाफ पूरे देश भर का मजदूर सड़कों पर है, आम हड़ताल करके अपने अपने क्षेत्रों में काम बंद करके। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण पर रोक लगाने, आउटसोर्स कर्मियों की ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर संविलियन किए जाने तथा संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर मध्य प्रदेश विद्युत निजीकरण विरोधी संयुक्त मोर्चा ने संपूर्ण मध्य प्रदेश के जिला एवं संभागीय मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। बता दें, उपभोक्ताओं को महंगी बिजली ना मिले, युवा वर्ग को बेरोजगारी का सामना ना करना पड़ेगा और साथ ही प्रदेश में कार्यरत बिजली कर्मियों का भविष्य भी असुरक्षित ना हो। इसी बात को लेकर विद्युत कंपनियों में कार्यरत श्रमिक संगठनों एवं अभियंता संघ द्वारा मध्य प्रदेश विद्युत निजीकरण विरोधी संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया। अब पूरे मोर्चे ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। केंद्रीय गवर्नमेंट के द्वारा 20 सितंबर 2020 को स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के रूप में राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि बिजली की वितरण कंपनियों का निजीकरण कर दिया जाए और उसी परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश की तीनों वितरण कंपनियों के निजीकरण की प्रक्रिया संभवतः शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। इससे व्यथित होकर के प्रदेश में कार्यरत लगभग 75,000 बिजली के कर्मी और अभियंता आंदोलनरत है और इसी परिप्रेक्ष्य में हमने आज जो है माननीय आयुक्त महोदय के माध्यम से श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान साहब मुख्यमंत्री को हमने ज्ञापन प्रेषित किया। ये परिस्थितियाँ हम आज से पूर्व भी देख सकते हैं। दिल्ली के अंदर भी निजीकरण किया गया था। आपको ध्यान हो कि आज से 8 साल 10 साल पहले जो वहाँ की परिस्थिति होती है कि लोग AC में जो है कारों में सोते थे, घरों में बिजली 10 बजे के बाद चालू ही नहीं होती थी।
ऐसी अभी हमारा वहाँ हम 24 घंटे सेवा देते हैं। अगर जो प्राइवेट कंपनी आ जाएगी तो वो 8 घंटे से ज़्यादा सेवा नहीं देती, 10 बजे के बाद वो लाइन चालू नहीं करते। ऐसी परिस्थितियाँ हमने दिल्लियों में और अन्य शहरों में देखी है। बॉम्बे में भी ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि लोग रात रात भर कारों में और एसियों में सोते हैं। ये सब तकलीफें जो पैदा होने वाली आने वाले कल में आएगी। एक बार साइक्लोन आया था उड़ीसा के अंदर, वहाँ प्राइवेटाइजेशन हुआ था, 200 खंभे गिर गए थे। वो बिजली कंपनी प्राइवेट कंपनी ने नहीं सुधारा और वो चली गई। इसी प्रकार उज्जैन के अंदर एसआर कंपनी आई थी सुभाष चंद्रा की, इसमें पानी भरा गया पूरे उज्जैन शहर में और है ना पूरी 24 घंटे लाइन बंद रही, कोई काम नहीं कर पाया। और अन्यथा वापस वही बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को बुलाया गया जो वहाँ से ट्रांसफर कर दिए थे और उन्हीं ने 48 घंटे बाद सप्लाई को मेंटेन करके चालू किया। सर बताया जिस प्रकार से जो प्राइवेट निजीकरण हो रहा है, लेकिन कंपनी फायदे में होने के बावजूद भी है जो जैसा कि हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि पिछले 2 माह से हम लोग निरंतर प्रदेश में संघर्ष करते हुए शासन को ज्ञापन दे रहे हैं और हमारी बातें आप लोगों की मीडिया के माध्यम से वहाँ तक पहुँच रही है, लेकिन शासन का ध्यान अभी तक इस ओर आकर्षित नहीं हो रहा है। हम सभी संगठन के लोग बार बार लेखी में दे रहे हैं और आज भी हमने जो ज्ञापन दिया है इसीलिए दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जिस पर अतिशीघ्र निवेदन देखिए, बिजली का क्षेत्र जो है सेवा का उद्योग, जिससे देश और प्रदेश के विकास की आधारशिला है बिजली हमारी। यदि ऐसे महत्वपूर्ण उद्योग को हम निजीकरण में देते हैं तो हमारे सबसे पहले जो कुठाराघात होगा किसानों को। किसानों को जो सब्सिडी हम दे रहे हैं अभी, शासन जो दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर होने के बाद जो है ये स्थिति निर्मित हुई, किसान को पहले पूरा बिजली का बिल जमा कर। इंदौर पुलिस लगातार अलग अलग तरीकों से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रही है। अब हाल ही में पुलिस मास्क न पहनने वालों और लापरवाही बरतने वालों पर डंडों से नहीं बल्कि मास्क पहनाकर व सैनिटाइजर देकर कोरोना महामारी से बचने का संदेश दे रही है। बता दें, कोरोना महामारी का तीसरा चरण शुरू हो गया है, जिसमें पुलिस द्वारा जगह जगह नुक्कड़ नाटक कर यमराज के रूप में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस ने पिछले दिनों ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की है और अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़े हुए अनेक गिरोह, चाहे वो आर्म्स से ऑर्गेनाइज्ड आर्म्स के बेचने और खरीदने से जुड़ा हो, उनके बनाने से जुड़ा हो, अवैध शराब के परिवहन और विक्रय से जुड़ा हो, या किसी भी तरह के अन्य ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चाहे ड्रग्स वगैरह से जुड़ा हो, सभी मामलों में पुलिस ने बड़ी कार्रवाइयाँ की है। इसी में एक देह व्यापार से जुड़े एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ था, जिसमें कुछ बांग्लादेश की भी कुछ लड़कियों के जुड़े होने की खबर थी और उसमें यहाँ के लोकल स्थानीय तौर पे भी कुछ ऐसे एजेंट और कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो इस पूरे गिरोह का हिस्सा थे। उस पूरे मामले में पुलिस ने यहाँ के लगभग 20 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और इसमें बड़ी संख्या में जो एजेंट हैं, जो यहाँ से जुड़े हुए, जो इस गैंग से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, उनको बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया गया है। उसी का एक प्रमुख जो मास्टरमाइंड था वह अभी तक फरार था, उसे पुलिस ने दिल्ली से पकड़ा है। उसके गैंग से जुड़े कुछ अन्य साथियों की भी जानकारी ली है, पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। सर, और कितने आरोपी हैं इसमें पूछताछ में क्या बदला है अभी तक? इसमें इस गैंग से जुड़े जो जितने संचालित करने वाले गैंग से जुड़े जितने लोग थे उन सबको गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे जुड़े हुए कुछ अन्य लोग जो दूसरे शहरों में संचालित कर रहे हैं या इस तरह के अवैध नेटवर्क के हिस्से हैं, पुलिस ने उनको भी चिन्हित किया है और उन पर भी कार्रवाई करेगी। सर, किस तरह की ड्रग्स देता था ये लड़कियों को लाके बांग्लादेश? इसका कई तरह के जो ड्रग्स हैं, उन ड्रग्स में भी लाने में, उनको कई जगह उनके विक्रय करने में और कई बार ज़बरदस्ती खिलाने में भी इसका कई जगह इसमें इसका रोल आया है, इसकी भूमिका चिन्हित की गई है। उन सारे कारणों से इस पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें अलग अलग एक्ट में कार्रवाई की गई है। ये पिछले कई वर्षों से सक्रिय है। पूर्व में भी 2017 में इस पर बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें ये 18 महीने लगभग जेल में रहा था। अभी छूटने के बाद जैसे ही इसकी गतिविधि आई फिर पकड़ लिया गया है, पुनः इस पर सख्त धाराओं में कार्रवाई। गुरुवार को इंदौर के नोवेल्टी चौराहे के पास एक दर्दनाक हादसे में रिक्शा चालक की मौत हो गई। बता दें, राकेश चितले नामक रिक्शा चालक सड़क किनारे रिक्शे को खड़ा कर उसे साफ कर रहा था। इसी दौरान एक तेज गति कार पीछे से आई और रिक्शे को जोरदार टक्कर मार दी। रिक्शे को टक्कर मारने के बाद कार वहीं लगे खंबे से जा टकराई और जिससे खंबा रिक्शा चालक पर गिर गया
और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने कार को जब्त कर शव को पीएम के लिए अस्पताल पहुंचाया है। वहीं कार चालक को भी हिरासत में लिया गया है। आज सुबह 7:30 बजे जेल रोड चौराहे पे ऑटो वाला अपने ऑटो को साफ सफाई कर रहा था। उसी समय पोलो कार थी, उसके चालक ने तेज़ी लापरवाही से चला के टक्कर मार दी। तो ऑटो चालक की मौके पे ही मृत्यु हो गई। उसको एमवाई पहुंचा दिया है, पीएम हो रहा है उसका, और वाहन को जब्त कर लिया है और वाहन चालक को भी राउंड अप कर लिया। सर, ऑटो चालक का क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है? राकेश पीपले है, द्वारकापुरी का, 40 साल की एज है, उसके 3 बच्चे हैं। सर, कोई सवारी या कुछ? सवारी नहीं, वो तो खाली मतलब ऑटो खड़ा था और वो सफाई कर रहा था उसकी। इंदौर स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पर कर्मचारी गैर शिक्षा संघ ने धरना प्रदर्शन करते हुए कुलपति को ज्ञापन देकर अपनी समस्या का प्रावधान करने की बात कही है। बता दें, कर्मचारी गैर शिक्षा संघ ने वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। कर्मचारी गैर शिक्षा संघ की 12 मांगों में से 3 मांगों को लेकर कुलपति रेणु जैन ने पूरा करने का आश्वासन दिया है। जो 12 सूत्री मांग थी उसमें से 3 हम लोग जेन्युइन तरीके से इसको तुरंत करने की कोशिश करेंगे। तो हमें ये लग रहा है कि कर्मचारियों के हितों में काम होना संभव है। मतलब गजेंद्र परमार, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय महासचिव। संस्थान कर्मचारी गैर शिक्षक संघ द्वारा विगत कई वर्षों से कर्मचारी के हितों में कई मांगे उठाई गई हैं। अपनी बातों को विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुंचाया गया है। आज 1.5 से 2 साल बाद पहली बार ईसी हो रही है, जिसमें हमने हमारे जो ज्ञापन था उसको स्मरण कराया है। साथ में ही हमने जो कर्मचारी से संबंधित मुद्दे जैसे वेतन वृद्धि, शेष रहे जिनकी शैक्षणिक योग्यता पूरी हो गई है, उनके नियमित नियुक्ति की मांग, दैनिक वेतन भोगी जो हैं उनके स्थायी कर्मी की मांग, जो सालों से पेंडिंग है। कर्मचारी आज इस महंगाई के दौर में बहुत कम वेतन पर अपना गुजारा कर रहे हैं, जिसके लिए हमने कार्यपरिषद सदस्य, माननीय कुलपति महोदय, रजिस्ट्रार महोदय और कार्यपरिषद सदस्यों के सामने हमने हमारा ज्ञापन देकर और साथ में यानी सभी मांगों से अवगत कराकर उनको बताया है कि जल्द से जल्द इन्हें पूरा किया जाए। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आत्महत्या का दौर नहीं थम रहा है। ताजा मामला गांधीनगर थाने के रिद्धि सिद्धि अपार्टमेंट का है, जहां 40 वर्षीय महिला ने 4थे माले से अपनी जान देने की कोशिश की। इस घटना को लेकर महिला की सास और उसके पति ने बताया कि हम घर में आगे पूजा कर रहे थे, तभी पीछे गिरने की आवाज आई। बता दें, महिला ने 6 महीने पहले ही दूसरी शादी की थी, जिसका 12 साल का एक बेटा भी है। वहीं पुलिस की माने तो महिला को उपचार के लिए पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन स्थिति खराब होने के कारण उसे एमवाई अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल महिला बात करने के लायक नहीं है। महिला के स्टेटमेंट के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। ये रामकमल रेसिडेंसी रिद्धि सिद्धि की घटना बताई जा रही है और वहाँ से एक महिला गिरने की सूचना मिली थी और जो जिला अस्पताल लेके आए थे उसको, और वहाँ से उसकी ज़्यादा स्थिति खराब होने के कारण वहाँ से एमएच रेफर किया गया। यहाँ के इनके जो सास और उसके महिला के पति से पूछा तो इनने बताया कि ये हम आगे दीपक लगा रहे थे बोले, और ये पीछे थी बोले महिला, और कैसे क्या गिरी ये इनके बारे में भी जानकारी नहीं है बोले। तो ये भी जांच का तथ्य, जांच में चल रही है और अभी इनके कथन लेके पूछताछ जारी है इनकी। क्या था महिला का, कब शादी हुई थी, क्या पूरा? ये महिला की 40 साल के करीब उम्र बताई जा रही है और महिला की अभी पहले शादी हो चुकी थी, उसका एक 12 साल का लड़का भी है और ये महिला की दूसरी शादी थी, ये लड़के की पहले शादी थी। इंदौर में देवउठनी 11 के मौके पर जहां कहीं जगह शहनाइयां बजी और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए शादी की रस्में संपन्न हुई, वहीं शहर स्थित संगम नगर के लाभगंगा गार्डन में एक जगह बाल विवाह की सूचना मिलने के बाद बाल विवाह विरोधी टीम मौके पर पहुंची और शादी रुकवाई। वहीं परिजनों को चेतावनी दी कि यदि 18 वर्ष से पहले शादी कराई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि परिजनों ने पहले इसका विरोध किया, फिर बाद में शादी रोक दी। इसके बाद मामले की सूचना एसडीएम और संबंधित थाने को दी गई। ने उड़न दस्ता गठित किया था विशेष रूप से इसलिए कि अक्षय तृतीया पे कोई विवाह नहीं हो पाए थे, तो लोगों ने अभी एकादशी पे जो अबूझ मुहूर्त थे उसके चलते बहुत सारे विवाह एक साथ होने थे। तो शाम के समय 7 साढ़े 7 बजे के करीब हम लोगों के पास सूचना मिली कि संगम नगर में कोई लाभगंगा ग्राउंड है,
उसमें एक देवराम प्रजापति के लड़की का विवाह हो रहा है और वो लड़की नाबालिग है। हमने जाकर मौके पर पहुँचे और जाकर उनसे आयु के प्रमाण मांगे तो उन्होंने कहा कि न तो हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र है, न कोई लड़की ने पढ़ाई की है और न ही उनके पास आधार कार्ड था। लेकिन लड़की ने बताया कि उसका जन्म दिसंबर 2003 में हुआ। उसके आधार पर होता है कि बालिका की उम्र 16 वर्ष से पूर्ण हो रही है अभी, तो उसका नाबालिग माना गया, तो इसलिए 18 साल से कम थी। इसलिए हमने उसके परिजनों को समझाया। खैर उन्होंने विरोध तो किया कि अब शादी होने वाली है और बारात सामने खड़ी है, लेकिन समझाइश के बाद उन्होंने बाल विवाह को रोक दिया है और शादी बालिका के 18 वर्ष के पूर्ण होने के बाद ही। रतलाम के राजीव नगर स्थित एक मकान में 3 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और मामले में जांच शुरू की। एसपी गौरव तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। मृतक गोविंद सैलून चलाने का काम करता था, वहीं उसकी बेटी दिव्या पढ़ाई करती थी और पत्नी शारदा हाउसवाइफ थी। पुलिस की माने तो तीनों ही व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई है। फिलहाल शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस का मानना है कि जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है, उससे ऐसी आशंका है कि किसी जान पहचान के व्यक्ति ने ही यह घटना की है। अभी तक जो भी तथ्य सामने आए हैं कि यहाँ एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मार के हत्या हुई है। इसमें जो हस्बैंड वाइफ है और उनकी बेटी है। इसमें ये घटना कल रात की है। मैं सुबह के टाइम जब उनके किराएदार लोगों ने देखा तब उन्होंने पुलिस को खबर किया है। घटना स्थल पर हम लोगों ने अभी जो चीज़ें जब्त की हैं उससे ये तथ्य सामने आ रहा है कि गोली मारने से इनकी मृत्यु हुई है और किन कारणों से गोली मारा है, इन चीज़ों पर पुलिस अभी विवेचना कर रही है। अभी कोई ऐसे तथ्य हमारे सामने नहीं आए और जो मृतक व्यक्ति है ये नाई का काम करते हैं। इनकी अपनी बार्बर शॉप पे काम करते हैं और लड़की जो है वो प्राइवेट जॉब करती है और महिला जो है हाउसवाइफ है। तो इसमें क्या हो सकता है, किन कारणों से हुआ, ये सब भी विवेचना का एंगल है, इससे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी तक कोई ऐसे तथ्य सामने नहीं। संघर्ष के निशान मिले? कुछ संघर्ष वगैरह? ऐसा कोई संघर्ष नहीं है। ऐसा देख के प्रतीत हो रहा है कि कोई नॉन पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कोई घर में एंटर हुआ है फिर बाहर निकला है, तो हो सकता है कोई जान पहचान का हो कोई ऐसा। तो ऐसा कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं है या और भी कोई चीज़ जैसे कि कोई और प्रॉपर्टी गायब हुई हो, अभी तक कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया। रंजिश के एंगल? नहीं, ऐसा नहीं। तीनों को एक एक बुलेट ही लगा है। ऐसा कोई मतलब बदला लेने वाली नियत ऐसी कोई चीज़ समझ नहीं आई है, लेकिन सभी एंगल में विवेचना की जा रही है। कभी कुछ भी कह पाना। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र की भूरी टेकरी के समीप युवक ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली है। युवक का नाम राहुल राठौर बताया जा रहा है, जो खरगोन जिले के धानखेड़ा गांव का रहने वाला था। बता दें, देवउठनी 11 पर अपने ससुराल इंदौर आया था। ऐसे में मृतक के परिजनों का आरोप है कि उसके साथ ससुराल में मारपीट की गई है, जिसके चलते युवक ने इस तरीके का कदम उठाया है। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसके साथ हुए व्यवहार के बारे में लिखा है। हालांकि युवक को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। वो मेरे बच्चे उन दोनों यहाँ आए थे ससुर के यहाँ, मतलब ये भी 11 पे, मतलब तो कल 8 दिन हो गए उनको, मतलब तो कल मतलब उसको न जाने क्या करे, उसके साथ मार के फेंक गए। नहीं, यहाँ मेरे छोरे को बाद में फ़ोन लगाया, बोले तेरा भैया के वहाँ अस्पताल पड़ा है, बोले अस्पताल में वाले। वो लोग थे कौन, किस पे शक है आपको? वो सास ससुर के यहाँ था, मेरे छोरा उनके यहाँ आया था मेहमान। वो अब मेहमान आया था, भगवान ने क्या कर रहा है, क्या चोट भी लगे, सब लगे, कान में खून निकल रहा है, सब मतलब पूरे शरीर में चोट है मेरे बच्चे के साथ, पूरे क्या बोला उनके? हमने उससे बात क्यों करे सर, अभी हम गए नहीं उनके पास सर। मैं अभी गाँव से आया। बच्चे का नाम क्या है? राहुल राठौर सर। राहुल राठौर। हाँ, हम तो गाँव से आए, मतलब वो गाँव से आए राहुल राठौर भी सर। धानखेड़ा बिस्टान, खरगोन जिला हमारा सर। रात को आए थे, रात को सोए, खाना भी खाया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 9 बजे चले गए। पहले 10 मिनट में आता हूँ, 10 मिनट का बोले और फिर 1-1:30 बजे आए और आके बच्चों को खिलाया और बाथरूम में चले गए और पता नहीं दवाई का। क्या नाम है आपके पति का? राहुल। क्या काम करते हैं? टाइल्स का काम कर। कहाँ? सर कोई लड़के के बॉडी में आई है MYH में,
जिसमें कि उसके परिवार वालों का कहना है कि हत्या करी गई है, तो ससुराल वाले पक्ष का कहना है कि ये सुसाइड करा गया। क्या है पूरा मामला? मामला उसमें ये है कि जो सूचना आई है उसमें जहर खाने की सूचना है, और बॉडी पे जो अभी हमने देखा है तो उसमें कोई ऐसे चोट के निशान नहीं है। सामान्य सी चोट है, एक दाहिने तरफ गाल पे और एक बाएं पैर के अंगूठे पे। तो वो चोट ऐसी नहीं है कि जिससे हत्या प्रतीत हो। और जहर के जो नाखून का नीला हो जाना, इस टाइप से जहर के संकेत हैं। अब क्या स्थिति बनती है पीएम रिपोर्ट आने के बाद वो स्पष्ट होगा। कोई सुसाइड नोट भी है लड़कियों का? नहीं, अभी तक उसके बदन पर कपड़े ही नहीं मिले। देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राजधानी भोपाल के मीटो हॉल में एनर्जी स्वराज यात्रा प्रारंभ हुई। यात्रा को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी देकर रवाना किया। 11 साल चलने वाली एनर्जी स्वराज यात्रा देश के 28 राज्यों में 2 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस दौरान देश के कई हिस्सों में 1 लाख पौधे का रोपण भी किया जाएगा। एनर्जी स्वराज यात्रा के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 2050 तक धरती के तापमान में 2% तक बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके कारण प्राणी के अस्तित्व पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। सीएम शिवराज ने कहा कि अगर धरती को बचाना है तो पर्यावरण को बचाना होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हम सूरज की उपासना करते हैं, उनसे मिलने वाली एनर्जी क्लीन होती है। सूर्य की एनर्जी से पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता है, इसलिए ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का प्रयोग बढ़ाना होगा। सोलर एनर्जी प्योर, श्योर और सिक्योर है, इससे कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता, और इसलिए इस रास्ते पर हमको चलना होगा। सोरंगी जी, डॉक्टर चेतन सिंह जी, आपने चेतना जगाने का जो महाअभियान प्रारंभ किया है, उसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री के नाते भी और एक नागरिक के नाते भी। हमने नवीन नवकरणीय ऊर्जा विभाग बहुत पहले बनाया, 2010 में, क्योंकि ऊर्जा के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। हम अब हर एक बात नहीं कर सकते। हम कहें बिजली का उपयोग मत करो तो लोग तो करेंगे, नहीं मानेंगे, क्योंकि खेती नहीं होगी, बाकी चीजें, उद्योग नहीं चलेंगे। हम बहुत पीछे नहीं रोक सकते, लेकिन ऊर्जा ऐसी हो जो प्योर हो, और वो सूरज की ऊर्जा है। पहले जब हमने शुरू किया तो बहुत महंगी थी, 14, 15, 16 रुपया प्रति यूनिट कास्ट आती थी, लेकिन अब तो घट के संजय कितनी 3-4 रुपया। हमारे जो नए रेट आए थे रीवा के, 2 रुपये 97 पैसे। ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आती जाएगी और कम होते जाएंगे। तो कहा है तो धरती का पेट चीर के कोयला फूट निकालते हैं, जब अक्षय ऊर्जा का भंडार हमारे पास है। और इसलिए हमने पहले नीमच जिले में 135 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया, फिर रीवा में 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया। अभी 5000 मेगावाट है, 2022 तक हम 10,000 मेगावाट तक इसको ले जाएंगे। ज्यादा खबरों को देखने के लिए बने रहिए खबर 100 के साथ।